हेलो इकोनॉमिस्ट। तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जनरल इकोनॉमिक्स 1 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम इस वीडियो को मिलाकर ये सारे क्वेश्चन जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो और आने वाले वीडियोस में हम बाकी जो भी आपको ब्लैक कलर दिख रहे हैं वो सभी सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो ये सारी जो वीडियो प्लेलिस्ट है वो आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे, आज हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2020 तक उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ आपसे को यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ आपको बजट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी डिराइव करना है। ठीक, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिल जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो सीरीज में। तो अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप इस यूटिलिटी फंक्शन को देखें तो ये यूटिलिटी फंक्शन एक्चुअली आपको क्या बताता है। ये यूटिलिटी फंक्शन बताता है कि ये गुड 1 है और ये गुड 2 की क्वांटिटी है, ये गुड 1 की क्वांटिटी है, ये गुड 2 की क्वांटिटी है। यानी कि यूटिलिटी जो है वो फंक्शन है क्वांटिटी ऑफ गुड 1 और क्वांटिटी ऑफ गुड 2। अब क्वांटिटी ऑफ गुड 1 यानी गुड 1 की क्वांटिटी आप कितना कंज्यूम करेंगे वो डिपेंड करती है उसके प्राइस पर। यानी क्वांटिटी ऑफ गुड 1 इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इट्स प्राइस, यानी कि इसके प्राइस पर और कंज्यूमर के इनकम पर, जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह क्वांटिटी ऑफ गुड 2 यानी Q2 डिपेंड करती है Q2 के प्राइस पर, P2 और कंज्यूमर के इनकम पर। ठीक, तो ये सिचुएशन हो सकता है। तो जब आप Q1 Q2 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरा यूटिलिटी फंक्शन बनेगा जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये Q1 जो है फंक्शन है किसका, P1 Y का, और Q2 फंक्शन है P2 Y का। यानी इनडायरेक्टली स्पीकिंग जो यूटिलिटी है आपकी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं, वो फंक्शन है P1 प्राइस ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 2 और इनकम का। तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी। ठीक, तो ये तो एक जनरल फंक्शन है, उसकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी हमने बताई आपको। अब ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी हम कैसे डिराइव करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें डिमांड कर्व डिराइव करना पड़ेगा Q1 का और Q2 का। ठीक, तो जो डिमांड फंक्शन जब हम डिराइव कर लेंगे तो उसको इस यूटिलिटी फंक्शन में रख के हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी निकाल लेंगे। तो डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव करना है वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से बताऊँगा। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया है ये सब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपकी यूटिलिटी फंक्शन इस तरह Q1 Q2 दिया हुआ है और आपकी जो इनकम है y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड 1, क्वांटिटी ऑफ गुड 1 और फिर प्राइस ऑफ गुड 2 और क्वांटिटी ऑफ गुड 2, इस तरह करके दी हुई है। तो डिमांड फंक्शन कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में MRS इज इक्वल टू PX PY होता है। और ऐसे आप इसे लेग्रांजियन का यूज करके भी निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। कभी कभी आपको कहा जा सकता है कि आप लेग्रांजियन का यूज करके करिए, तब आप करिएगा, लेकिन फिलहाल मैं MRS इज इक्वल टू PX PY जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसका यूज करके डिमांड फंक्शन निकालूंगा। तो MRS आप जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 का रेशियो होगा। ठीक, और ये PX नहीं लिखना था, एक्चुअली P1 P2 लिखना था। ठीक, तो P1 गुड 1 का प्राइस है और P2 गुड 2 का प्राइस है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 क्या हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 निकालेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q1। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू Q1 कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव होगा Q2। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 निकालिएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू Q2 में ये Q1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ये वाला रेशियो, यानी MRS हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पे हमने वैल्यू पुट कर दी।
MUX की जगह पे हमारा Q2 निकला था और MU2 की जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 की जगह पे हमारा Q1 निकला था। तो यहाँ हो गया हमारा Q2 Q1 बाय P1 P2। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। अब हम यहाँ से Q2 की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू P1 Q1 बाय P2। जैसे ये Q1 को मैंने इस साइड भेज दिया तो ये ऊपर चला गया। ठीक, तो ये Q2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब इसे मैं इस बजट फंक्शन में रख दूंगा, तब हमें एक Q2 का डिमांड फंक्शन मिल जाएगा। जैसे देखिए ये y है और ये यहाँ P1 और Q1 है, और फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर होगा P2 और Q2 की जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, यानी कि Q2 की जगह पे P1 Q1 बाय P2। तो ये P2 और ये P2 खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा P1 Q1। यानी कि सिंपली आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2P1 Q1। ठीक, उसके बाद आपको इसको Q1 के फॉर्म में लिखना है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2P1 इसके नीचे चला जाएगा y के, यानी y बाय 2P1 हो जाएगा। तो ये निकल गया गुड 1 का डिमांड फंक्शन। उसी तरह इस डिमांड फंक्शन को जब हम इस बजट फंक्शन में रखेंगे तो हमारा गुड 2 का भी एक डिमांड फंक्शन निकल जाएगा। जैसे देखिए हम इसे करते हैं। जैसे हमारा बजट फंक्शन इस तरह है, तो P1 फिर Q1 की जगह पर y बाय 2 P1 हमारा आया था, एक बार कंफर्म कर लीजिए, y बाय 2 P1 है, और उसके बाद यहाँ प्लस होगा P2 Q2। ठीक, अब ये P1 खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ y बाय 2। तो y बाय 2 को इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा y माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू P2 और Q2। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या होगा, y माइनस वाई बटे y में y माइनस वाई बटे 2 जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बाय 2 इज इक्वल टू P2 Q2। ठीक, उसके बाद आप इसे Q2 के फॉर्म में लिखिएगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y बाय 2 P2, यानी कि ये P2 इधर चला गया। ठीक, तो इस तरह से आपने Q2 का भी डिमांड फंक्शन निकाल लिया। अब जब इस डिमांड फंक्शन को आप दोनों डिमांड फंक्शन को इसे और इसे आप जब यूटिलिटी फंक्शन में रखिएगा, यानी कि इस यूटिलिटी फंक्शन में, तब आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बनेगा। तब हम उसे कैसे लिखेंगे, तब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी के फंक्शन को हम v से डिनोट करते हैं। तो जो यूटिलिटी फंक्शन है वो इस तरह दिया हुआ है Q1 Q2। तो हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना है, तो हम यहाँ u की जगह पर v लिखेंगे जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिनोट करता है, और Q1 की जगह पे हम Q1 का जो डिमांड फंक्शन निकला था y बाय 2P1 लिख देंगे। उसके बाद Q2 की जगह पे हम लिखेंगे y बाय 2P2। ये Q2 का डिमांड फंक्शन हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 टू या 4 P1 P2। तो ये जो फंक्शन निकला ये है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो आपसे पूछा गया है। ठीक, यहाँ जो पूछा गया है यही इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकल गया और ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व हो गया। शायद 5 मार्क्स का ही, हाँ 5 मार्क्स का ही है। तो आपको इतना डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में डायरेक्ट डिमांड फंक्शन का रिजल्ट लिखकर और उसके बाद इसे यूटिलिटी फंक्शन में रखकर बना सकते हैं बहुत कम वर्ड में। आप देखें कि स्पेस कॉपी में कितना दिया हुआ है, उसी के अनुसार बनाएं, क्योंकि IAS एग्जाम में आप देखेंगे तो बहुत कम स्पेस दिया हुआ रहता है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर से इनडायरेक्ट यूटिलिटी पर ही है। इसमें पूछा गया है कि इफ कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन इज इतना और ही फेसेस द प्राइस P1 P2 हर इनकम इज आई, देन हर इनडायरेक्ट यूटिलिटी इतना। आपको बताना है कि ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो इससे निकला है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इस यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके इनडायरेक्ट यूटिलिटी निकालेंगे। ठीक, तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन कैसे दिया हुआ है, हमारा यूटिलिटी फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है x1 टू द पावर 1/3 फिर x2 टू द पावर 1/3। ठीक,
अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, x1 x2 टू दी होल पावर 1/3, क्योंकि ये एक्सपोनेंट दोनों पर है 1/3, ठीक। और उसके बाद इनकम आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आई, इनकम को आप आई से डिनोट करते हैं, कभी वाई से करते हैं, कभी एम से भी करते हैं, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा P1 x1। देखिए पिछले क्वेश्चन में Q1 दिया हुआ था x1 की जगह पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन सिर्फ बदल सकते हैं, बाकी प्रोसेस जो है आपका वही रहेगा। यहाँ हो गया P2 Q2, ठीक। अब हमसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना है हमें इससे, तो हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन निकालेंगे। उसके लिए हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, MRS इज इक्वल टू PX PY। तो हम जानते हैं MRS जो है रेशियो है MU x और MU x2 का रेशियो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x1 x2 दिया हुआ है। और फिर यहाँ PX नहीं होगा, P1 P2 होगा, ठीक। तो यहाँ P1 P2 हो जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 जब आप निकालिएगा, यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x1, ठीक। तो x1 का जो पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा, तो यहाँ पहले तो 1/3 हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे x पर क्या हो जाएगा, x पर हो जाएगा एक्सपोनेंट 1/3 माइनस 1, ठीक। क्योंकि डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में 1 माइनस कर देते हैं, और यहाँ x2 में, यहाँ x1 है और यहाँ x2 में वही 1/3 रह जाएगा, ठीक। तो ये जो एक्सपोनेंट -1 है, इसे आप डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी यूटिलिटी फंक्शन को यानी इसी मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और फिर x1 टू द पावर 1/3 और x2 टू द पावर 1/3 बाय x। अब ये x कहाँ से आया, ये वाला जो x आप देख रहे हैं, ये -1 जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं, यानी कि -1 अगर किसी चीज़ पे एक्सपोनेंट रहता है तो उसे हम 1/x इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो वही मैंने किया, ये -1 एक्सपोनेंट को मैंने नीचे लिख दिया है। बाकी आप रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा निकला, ये मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया किसका, गुड x1 का। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 निकालेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 जब आप निकालेंगे तो उसी तरह होगा 1/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ x1 पर 1/3 ही रहेगा, x2 का आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं तो x2 का जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 माइनस हो जाए। तो इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार हमने किया था, यहाँ लिख सकते हैं 1/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा x1 टू द पावर 1/3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 टू द पावर 1/3, ठीक। और यहाँ नीचे हो जाएगा x2, ठीक। ये x2 कहाँ से आया, ये जो माइनस एक्सपोनेंट है x2 पर, सॉरी यहाँ x1 x2 लिखना मैं भूल गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये एक यूटिलिटी फंक्शन निकल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक। तो कैसे रखेंगे, यहाँ MU x और MU x1 बाय x2 दिया हुआ है, और फिर यहाँ P1 P2 है, तो MU x1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 1/3 और फिर x1 x2 दोनों पर 1/3 ही होगा, और बाय हो जाएगा x, ठीक। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फिर नीचे ये MU x2 को हम लिखेंगे इसी तरह 1/3, फिर वहीं x1 x2 टू द पावर 1/3, ये वाला इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ठीक। और उसके बाद इसके नीचे हो जाएगा x2, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 हो गया, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाइड कीजिएगा, ये कट जाएगा और क्या होगा, ये जो है ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये सेम है, ये खत्म हो जाएंगे, और ये नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। आपने डिवीजन फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं उसमें ये सब आपने पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 बाय x1, ठीक। और बराबर यहाँ क्या है, P1 P2 है ही, P1 P2, तो ये हमारा एक निकल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम डिमांड फंक्शन निकालेंगे। तो इसमें से डिमांड फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, वही अप्रोच रहेगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, x2 इज इक्वल टू लिख दिया P1 x1 बाय P2।
देखिए डिमांड फंक्शन आप हमेशा निकाल रहे हैं वही निकल रहा है, क्योंकि कोप्यो क्लास में जब भी आप डिमांड फंक्शन निकालिएगा तो ये ऐसे ही निकलेगा जब भी सेम एक्सपोनेंट रहेगा तो, ठीक। अब ये हमने निकाल लिया। अब इस x2 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बजट फंक्शन था इसमें रख देंगे, ठीक। तो बजट फंक्शन में हम इसे इस तरह रख सकते हैं, i इज इक्वल टू P1 x1 और फिर प्लस P1 फिर x2 के जगह पे ये वाला हम लिख देंगे, यानी P1 x1 बाय P2, ठीक। सॉरी यहाँ P2 होना चाहिए, P1 x1 और P2 x2 होता है, तो यहाँ x2 की जगह पे हमने ये लिख दिया। तो ये P2 और ये P2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ P1 x1 बचेगा, यहाँ P1 x1 है, यानी कि i इज इक्वल टू 2P1 x1 बचेगा। यानी फिर से आपका जो डिमांड फंक्शन निकला वो निकला i बाय 2P1, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। और फिर इस तरह ये जो डिमांड फंक्शन निकला आपका, इसके वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इसके वैल्यू को आप रख देंगे फिर से इसी बजट फंक्शन में। तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ i है तो यहाँ P1 है, x1 की जगह पे आपने रख दिया i बाय 2P1 और फिर यहाँ पर P2 और Q2 ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब इसे हम थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे, तो जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इस तरह i माइनस आई बाय 2 इज इक्वल टू P2 Q2। फिर इसे जब आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ i बाय 2 बचेगा, यहाँ i बाय 2 बचेगा और फिर यहाँ P2 Q2 हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू i बाय 2P2, ठीक। तो ये जो निकल के आया आपका, ठीक, ये हो गया Q2 का डिमांड फंक्शन, सॉरी Q2 नहीं x2 का डिमांड फंक्शन ये निकल गया। मैं यहाँ Q2 लिख रहा हूँ, यहाँ होगा x2, ठीक, सभी जगह x2 आप कर लीजिएगा। तो ये x2 मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये डिमांड फंक्शन निकल गया। अब इस डिमांड फंक्शन को हम क्या करेंगे, दोनों डिमांड फंक्शन को यूटिलिटी फंक्शन में रखेंगे, ठीक। तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन किस तरह था, हमारा यूटिलिटी फंक्शन हम अगले पेज में ही करते हैं। हमारा यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह था, u इज इक्वल टू x1 टू द पावर 1/3 और फिर x2 टू द पावर 1/3, ठीक। तो x1 की जगह पे क्या निकला था हमारा, i बाय 2P1, ठीक। और इसके ऊपर यहाँ पे पहले से एक्सपोनेंट है 1/3। फिर उसी तरह x2 की जगह पे हमारा क्या निकल के आया था, x2 की जगह पे निकल के आया था i बाय 2P2 बाय 1/3, ठीक। अब क्या होगा, ये 1/3 i में भी 1/3 है और यहाँ भी i में 1/3 है, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा i 1/3 और 1/3 को आप प्लस कर दीजिएगा तो इतना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी i टू द पावर 2/3 हो जाएगा। और यहाँ 2p पर 1/3 है और यहाँ भी 2p पर 1/3 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4P1 P2 1/3, ठीक। तो ये आपका क्या निकला, ये जो निकला, ये जो था, ये जो आपने वैल्यू रखा, तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हो गया, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक। तो ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकल गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल, ये जो यहाँ पर निकला था ये सही नहीं है, यानी कि इस फंक्शन से जो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकला है वो गलत है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे दिस इज द फॉल्स यूटिलिटी फंक्शन, यानी ये फॉल्स है, ठीक। हमने जो निकाला वो करेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, यानी कि ये जो है ये करेक्ट यूटिलिटी, करेक्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक। तो इसी तरह निकलेगा। और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत आपको नहीं है, अगर 5 मार्क्स का है तो आप सिंपली डिमांड फंक्शन को याद रखें कि जो डिमांड फंक्शन होता है वो इतना होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ ये डिमांड फंक्शन है, इसे आप डायरेक्ट लिख दें। और फिर यहाँ जो डिमांड फंक्शन निकला एक और, कहाँ निकला, ये जो डिमांड फंक्शन निकला और ये जो डिमांड फंक्शन निकला, दोनों को आप डायरेक्टली यूटिलिटी फंक्शन में रख के भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो पूरा डिराइवेशन आप अच्छे से करेंगे और उसे अच्छे से इंटरप्रिटेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है,
डिराइव कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर फंक्शन बाय मिनिमाइजिंग टोटल एक्सपेंडिचर इतना सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट इतना। ठीक, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं, हम देखते हैं कि यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, या फिर बहुत सारे कमोडिटी है तो उसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हमारा पर्पज होता है यूटिलिटी में कि हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें। ठीक, और एक्सपेंडिचर फंक्शन में क्या होता है कि यूटिलिटी आपको दी हुई है कि आपको इतनी यूटिलिटी प्राप्त करना है, इतना यूटिलिटी आपको अचीव करना है। तो इस यूटिलिटी को अचीव करने के लिए आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक, वही हमें डिराइव करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करना है हमें यहाँ पे। ठीक, तो हम अपने प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे कि y जो है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो हम इसे ई भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो यानी कि y ही आपका एक्सपेंडिचर है, इसे ई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया गया है कि y ही आपका एक्सपेंडिचर है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को ऐसे स्टेट करना है, मिनिमाइज y P1, आई थिंक P1 ही है, P1 Q1 प्लस P2 Q2। ठीक, इसे हमें मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी सब्जेक्ट टू, इस बार जो कंस्ट्रेंट है वो यूटिलिटी ही इस बार कंस्ट्रेंट है। ठीक, ये यहाँ पर क्या है, सॉरी Q1 Q2 होगा, तो यहाँ पर है Q1 Q2। अब हमें एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करना है, तो यहाँ पे जो हम करते थे MRS इज इक्वल टू PX PY, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि MRS की बात ही आ नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो यूटिलिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो MRS की बात कब होती है, जब यूटिलिटी नहीं दिया हो तब हम MRS कैलकुलेट करते हैं। तो ये MRS इज इक्वल टू PX PY वाला प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको लैग्रैन्जियन यूज करके करना है। तो लैग्रैन्जियन क्या करेंगे, आप सबसे पहले लैग्रैन्जियन फंक्शन लिखेंगे। तो लैग्रैन्जियन फंक्शन में इस तरह से आप लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, पहले इसको जिसे मिनिमाइज करना है उसे आप लिखेंगे, यानी कि P1 Q1 प्लस P2 Q2, इसे आपको मिनिमाइज करना है। फिर आप यहाँ एक लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे इस कंस्ट्रेंट से, लेकिन इस कंस्ट्रेंट को 0 के बराबर करके, जैसे u बार माइनस Q1 Q2 कर देंगे तो क्या हो गया, ये पूरा 0 के बराबर हो गया। जैसे ये सारी इधर चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक, यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो इससे कोई फंक्शन पे के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है कि ये जो Q1 के रिस्पेक्ट में, लैग्रैन्जियन Q1 के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा पूरे का, यहाँ पर हो जाएगा P1। ठीक, यहाँ पे बचेगा P1, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम P1 के Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ जो है ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा Q1, यानी कि P1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस Q, यहाँ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा Q2, और ये हो गया 0 के बराबर। ठीक, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू लैग्रैन्जियन Q2, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैग्रैन्जियन इज इक्वल टू P1 बाय Q2। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कंडीशन जो है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रैन्जियन विथ रिस्पेक्ट टू Q2 करेंगे और उसे भी 0 को बराबर लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसी जब Q2 के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या निकलेगा, पहले तो यहाँ P2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ P2 बचेगा, और फिर इसी तरह यहाँ माइनस लैग्रैन्जियन Q1 बचेगा, क्योंकि यहाँ Q2 खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव के बाद और ये 0 के बराबर हो गया। फिर इसी जैसे इसे हमने किया, यानी कि ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लैग्रैन्जियन इज इक्वल टू P2 बाय Q1। ठीक, तो ये एक लैग्रैन्जियन
यहाँ पर एक और मल्टीप्लायर जो लेग्रांजियन मल्टीप्लायर था उसका दूसरा वैल्यू निकल गया, यानी कि ये लेग्रांजियन मल्टीप्लायर के बराबर है, ये भी लेग्रांजियन मल्टीप्लायर के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P1 Q2 इज इक्वल टू P2 Q1। ठीक, और इसे जब आप फिर से लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से P1 P2 इज इक्वल टू Q2, इस साइड चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन आ गया और फिर से हमें क्या करना है, हमें Q2 का डिमांड फंक्शन लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो इसे Q2 के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा P1 Q1 बाय P2। ये सिमिलर उसी तरह जैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में आता था उसी तरह से यहाँ भी आया है। ठीक, उसी तरह जब इस Q2 की वैल्यू को आप बस अंतर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस Q2 की जो वैल्यू है इसे आपको कहाँ रखनी है, इसे आपको अब यूटिलिटी फंक्शन जो दिया हुआ है कांस्टेंट मान के उसमें रखना है। यानी कि ये इसे आप रखेंगे जैसे कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू Q1 Q2, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे आप इसे Q2 की जगह पे आप इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये Q1 फिर यहाँ पे हो जाएगा Q2 की जगह पे आप जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P1 Q1 बाय P2। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ये u बार इस तरह रह जाएगा, फिर इसे Q1 के फॉर्म में लिखेंगे हम तब, क्योंकि Q1 का डिमांड फंक्शन पहले हमारा निकलेगा। तो ये Q1 का डिमांड फंक्शन अब हमें लिखना है, तो Q1 का डिमांड फंक्शन लिखने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये Q1 है और ये Q1 है, दोनों ऊपर ही हैं नोमिनेटर में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर, फिर यहाँ Q1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय P1 और P2 बचेगा। ठीक, अब क्या होगा कि इसको जब इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें Q1 का डिमांड फंक्शन निकालना है तो हम इसे Q1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये u ऐसे ही रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी P2 बाय P1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, तो जब स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा पूरा। ठीक, तो ये पूरा u बार यानी यूटिलिटी और फिर P2 बाय P1 रूट में हो जाएगा। ठीक, तो ये डिमांड फंक्शन जो निकला ये Q1 का डिमांड फंक्शन है। और जब एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करके हम कोई डिमांड फंक्शन निकालते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। ठीक, तो आपको याद रखना है इसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। जब आपको कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालने के लिए कहा जाए, ठीक, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करना है। ठीक, अब इसी तरह कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन हम किसका निकालेंगे, हम Q2 का निकालेंगे। तो Q2 के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो Q1 की वैल्यू है उसे हम फिर से इसी यूटिलिटी फंक्शन में रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था, यानी कि इस यूटिलिटी फंक्शन में हम रखेंगे इसके वैल्यू को। तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ है, हम इस यूटिलिटी फंक्शन को लेते हैं u और इज इक्वल टू Q1 की जगह पे हमने ये रख दिया। अब हम इसे इस सब के इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रूट होने का मतलब है कि सब पर एक्सपोनेंट है 1/2 और फिर यहाँ पर p/2 और p/1 पर भी क्या है, एक्सपोनेंट है 1/2। और ठीक, और ये फिर यहाँ Q2 बचा, Q1 का ये मैंने वैल्यू लिख दिया और यहाँ पर बचा Q2। ठीक, अब ये Q2 बचा, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा है Q2 के फॉर्म में लिखना है, तो ये सारी चीज़ों को हम इस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक, तो जब इस साइड लेकर चले जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि Q2 इज इक्वल टू u बार यहाँ ऐसे ही रहेगा और ये u बार जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि u बार टू द पावर 1/2 और फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी P1 P2 हो जाएगा और इस पे जो एक्सपोनेंट है 1/2 वो तो रहेगा ही। ठीक, अब यहाँ देखिए कि u बार u बार टू द पावर 1/2 को करेंगे तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली निकल जाएगा u टू द पावर 1/2 और फिर P1 P2 टू द पावर 1/2 तो रहेगा ही। ठीक, इसे अगर आप रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू
u बार P1 P2 और फिर यहाँ पर रूट। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर टाइप का यहाँ पर भी है, बस थोड़ा उल्टा है कि P2 बाय P1 है यहाँ पर और यहाँ P1 बाय P2 निकला है। तो ये भी क्या है, ये भी एक कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है, ये गुड 2 के लिए है, ठीक, Q2 के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन को इस यूटिलिटी फंक्शन में रख देंगे, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर फंक्शन आपको कहा गया है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिराइव कीजिए, वो निकल जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ये जो बजट फंक्शन हमारा दिया हुआ था, एक तरह से वो भी एक्सपेंडिचर इक्वेशन ही था, जो हमने लिखा था y इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। तो अब हमें इसमें रखना है। जब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते थे तो हम क्या करते थे, हम कुछ उल्टा करते थे इसका, इस पे हम रख के डिमांड फंक्शन निकालते थे और फिर उस वैल्यू को हम इस यूटिलिटी फंक्शन में रखते थे। लेकिन इस बार हम उल्टा कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके डिमांड फंक्शन निकाल रहे हैं और उसके बाद जो डिमांड फंक्शन का वैल्यू निकल रहा है उसे हम रखेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब P1 का जब आप वैल्यू रखिएगा, P1 का वैल्यू नहीं रखना है, Q1 का वैल्यू जब आप रखिएगा तो Q1 का वैल्यू आपका कुछ इस तरह से आया है U बार P2 P1। ठीक, यहाँ पे आपने देखा कि ये वैल्यू हमने निकाला है और उसी तरह यहाँ पर P2 होगा और Q1 Q2 का वैल्यू जो हमने निकाला है वो है U बार इज इक्वल टू P2 P1 P2। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अब जब आप इसे सॉल्व करिएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको देखिए क्या मिलेगा कि यहाँ देखिए कि ये P1 है और ये P1 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि P1 बाय रूट P1, क्योंकि ये रूट में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपली बचेगा आपका U बार P2। ठीक, उसी तरह आप इसमें भी कीजिएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा P2 बाय रूट P2, फिर यहाँ पे बचेगा U बार P1। ठीक, अब देखिए इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो P1 और फिर ये जो P1 है इस पे एक्सपोनेंट 1/2 है, तो ये इसमें माइनस होगा इसके एक्सपोनेंट में, तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट P1 ही बच जाएगा। ठीक, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा यानी कि P1 बाय रूट P1 को सोल्व कीजिएगा तो आपका बचेगा रूट P1। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप लिखिएगा, जैसे इस पे एक्सपोनेंट 1 है तो इस ये जो यहाँ भी P1 है तो इस पर एक्सपोनेंट कितना है, ये 1/2 है, रूट है इसका मतलब 1/2 है, तो इसे आप इसके एक्सपोनेंट में माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ भी रूट P1 पे एक्सपोनेंट 1/2 बचेगा, जिसे आप रूट P1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यही फंडा है इसका, उसी तरह हमने सोल्व किया है। जो इसे जानते होंगे उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है इसको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे सोल्व हो रहा है। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट के अंडर, यानी कि यहाँ सिंपली आपका हो जाएगा U P1 P2 और फिर यहाँ भी सिमिलर कंडीशन होगा, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा P2, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा U बार P1 P2। सेम चीज़ आई है, तो जब इसे आप ऐसे सोल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 फिर U बार P1 P2। ठीक, ये दोनों हमने ऐड कर दिया, तो ये जो आपका निकला ये क्या है, एक्सपेंडिचर फंक्शन है, यानी कि एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या निकला आपका, y इज इक्वल टू 2 U बार टू द पावर 1/2 भी इसे आप लिख सकते हैं, फिर सब पे इस तरह से 1/2 एक्सपोनेंट आप लिख सकते हैं, इस पर भी 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब 1/2 एक्सपोनेंट होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख दें कि आप इस सब को ब्रैकेट में ले लें और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1/2 लिख दें। तो जो भी आप लिखें, ये भी और ये भी और ये भी, ये क्या है आपका, ये एक्सपेंडिचर फंक्शन हमने डिराइव कर लिया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिराइव द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक, तो ये 15 मार्क्स का है, तो पूरा डिराइवेशन करके आपको निकालना है, तो ये हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। प्रोसेस सभी जगह वही रहता है, बस टर्म्स चेंज हो जाते हैं, एक ही प्रोसेस को दूसरी जगह अप्लाई करना होता है। ठीक, तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन ये उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना दिख रहा है।
इसमें भी पिछला जो प्रोसेस हमने किया वही प्रोसेस यूज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए प्राइस टेकिंग कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड x1 एंड x एंड y, ठीक। लेट एक्स वाई डिनोट द क्वांटिटीज ऑफ एक्स वाई, ठीक। तो ये यूटिलिटी फंक्शन इससे हम बना सकते हैं एक्स वाई लिख के। और फिर पी एक्स और पी वाई क्या है, ये प्राइसेस है उनका। अब आपको क्या करना है, अज्यूम दैट कंज्यूमर्स बजट इज गिवन बाय एम और m इज लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन जीरो, ठीक। यानी m पॉजिटिव नंबर है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, और जीरो तो है होगा ही नहीं जब पॉजिटिव है तो। और पी एक्स पी वाई आर पॉजिटिव एंड फाइनाइट एंड पॉजिटिव, यानी ये भी वही है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि सेम चीज़, ये बात जो बोली गई है वही बात यहाँ भी बोली गई है, ठीक। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप लैग्रेंजियन यूज कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ता है कि ये इन्फिनाइट नहीं है और जीरो के बराबर भी नहीं है, तभी लैग्रेंजियन का सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले ए में देखते हैं, ए में क्या कहा गया है कि कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन इस तरह दिया हुआ है। इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लियोन्टिफ फिक्स्ड कोएफिशिएंट, ठीक। इसे आप फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन कह सकते हैं, ठीक। फिक्स्ड कोएफिशिएंट, ठीक। फिक्स कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ से आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करना है, ठीक। और इसमें बी में क्या दिया हुआ है, ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है जो कि कॉ डोगलास यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक। ये क्या है, ये कॉ डोगलास यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक। तो ये क्या करेंगे आप, इसमें से आपको क्या करना है कि एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करके पहले आपको कंज्यूमर्स कंपनसेटेड डिमांड निकालना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं बताऊंगा, और एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन का यूज करके कंज्यूमर का कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक। सबसे पहले ए वाला हम बनाते हैं। तो ए वाले में क्या दिया हुआ है कि यूटिलिटी फंक्शन आपका इस तरह दिया हुआ है, मीन एक्स वाई। लेट मी कंफर्म कि यही दिया हुआ है या नहीं। हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू मीन एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है एक फिक्स्ड रेशियो में एक्स और वाई को कंज्यूम करता है, यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन का, ये इस तरह होता है, यू इज इक्वल टू मीन अल्फा एक्स और बीटा वाई, ठीक। यहाँ अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर अगर 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करता है तो उसे 1 यूनिट भी वाई भी उसके साथ चाहिए, यानी कि ये कम्प्लीमेंट्री गुड के केस को दिखाता है। और जब आप इसका इंडिफरेंस कर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह करके आएगा, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, पहले भी मैं इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में, ठीक। तो उतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जब उस तरह का फंक्शन होता है तो आप डिराइवेटिव यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आप इस तरह मान सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई होगा, यानी कि यूटिलिटी बराबर क्या होगी, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई। यानी कि यूटिलिटी कंज्यूमर एक्स कंज्यूम करे या वाई कंज्यूम करे उसको बराबर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्स कंज्यूम करने जा रहा है तो वाई परचेस करेगा ही, और वाई परचेस करने जा रहा है तो एक्स परचेस करेगा ही, क्योंकि दोनों को उसे एक साथ कंज्यूम करना है, ठीक। तो आप जितना यूटिलिटी एक्स से मिलेगी उतना यूटिलिटी उसको वाई से ही मिलेगी। यानी कि अगर 1 कप चाय के साथ 2 चम्मच चीनी आप यूज करते हैं तब क्या होगा, यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 कप लिखिए आप, या फिर यूटिलिटी इज इक्वल टू 2 चम्मच शुगर लिखिए, दोनों बराबर ही होगी, ठीक। तो ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। अब इसे आप कैसे लिखेंगे ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये कंडीशन है यहाँ पर कि ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं लिखना है क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, यूटिलिटी जो हो जाएगा वो एक्स और वाई के बराबर हो जाएगा, यानी यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। अब हमें क्या करना है कि जो बजट फंक्शन है वो दिया हुआ है, यानी कि आप मान लीजिए कि आई है इनकम, और ये पी एक्स प्राइस है एक्स का, और फिर यहाँ पी वाई प्राइस है वाई का, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें तो एम आर एस पी एक्स वाला कंडीशन है नहीं, एम आर एस इक्वल टू पी एक्स पी वाई वाला। यहाँ सिंपली हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई रख देंगे, यानी
पी एक्स वाई यहाँ पे रख देते हैं, या फिर हम एक्स ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम वाई की जगह पर एक्स रख देते हैं। ठीक, पी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर x को आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बच जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई। और फिर जब आप इसे x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये i के नीचे चला जाएगा पी एक्स पी वाई, यानी कि पी एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा। तो ये डिमांड फंक्शन हो गया फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन के लिए, ये x का डिमांड फंक्शन हो गया। ठीक, और फिर उसी तरह आप जब y का डिमांड फंक्शन निकालिएगा तो इस x के वैल्यू को आप इसमें रख सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि हमने यहाँ जो x की वैल्यू ये वाली जो निकली थी हमने इसमें रख दी। ठीक, तो इससे क्या होगा कि px और फिर यहाँ हो जाएगा i, फिर px प्लस py, फिर प्लस यहाँ पर py और y है। तो हमें क्या करना है, इसे y के फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो ये बात है कि ये इसके इधर चला जाएगा, यानी कि i माइनस हो जाएगा, i माइनस ये px को आप ऊपर ही ले लीजिए, px i बाय px प्लस py, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा py और y। ठीक, अब इसका जब आप एलसीएम करिएगा तो ये कुछ इस तरह होगा कि जब आप इसे सोल्व करने जाइएगा, सॉरी मैं इसे सोल्व करने से पहले एक काम और कर लेता हूँ कि मैं i को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ भी i है, तो जब आप i को कॉमन लीजिएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स बाय पी एक्स प्लस पी वाई बाय पी वाई वाई। अब हम y को इस साइड कर देंगे। ठीक, तो ये i के नीचे आ जाएगा, y बाय पी वाई, सॉरी पी वाई को इस साइड मैंने किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो पी एक्स प्लस पी वाई एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा p, इसके जगह पे पी एक्स प्लस पी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी एक्स। फ्रैक्शन सॉल्व करना आप जानते होंगे, मैं यह जूम करके चल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी एक्स और ये पी एक्स खत्म हो जाएगा, और ये पी वाई और ये पी वाई खत्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ तो ये वाला y बचा है, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आई बाय पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक, ये y का भी डिमांड फंक्शन निकाल लिया। ये देखिए सिमिलर सा डिमांड फंक्शन है, बस यहाँ पे क्या है, पी एक्स पी वाई और पी एक्स पी वाई यहाँ भी वही है, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है तो डिमांड फंक्शन भी सेम ही होगा। इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते थे, सिंस x इज इक्वल टू वाई दिस डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू डिमांड फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। तो ये डिमांड फंक्शन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसे हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक, अब इसमें रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इस यूटिलिटी में रखने का मतलब क्या हुआ, मीन एक्स वाई। इसका मतलब सीधा हुआ कि ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी मैंने कहा कि x के इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन के बराबर है या फिर y के डिमांड फंक्शन के बराबर है। तो दोनों का जो निकला है वो क्या निकला है, किसी एक का वैल्यू आपको रखना है, क्योंकि ये फिक्स्ड कोएफिशिएंट यूटिलिटी फंक्शन है और इसमें दोनों बराबर होते हैं, यूटिलिटी इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे सिंपली आप कोई भी रख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है। यानी कि सिंपली जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ u नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ हम v लिखेंगे, और i इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, किसके लिए, फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। ठीक, तो ये है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक, तो जो यूटिलिटी फंक्शन निकालना था क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमने निकाल लिया है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड डिराइव दिस कंज्यूमर्स डिफाइन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड डिराइव दिस कंज्यूमर्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको एक डेफिनेशन भी लिखना होगा पहले। मैंने तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ही डिराइव कर दिया, तो आपको शुरू में लिखना है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है वो शुरू में ही मैंने बता दिया है कि जैसे कि यूटिलिटी जो होती है
वो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड वाई पे डिपेंड करती है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिपेंड करता है इसके प्राइस पे और कंज्यूमर की इनकम पे। उसी तरह क्वांटिटी ऑफ गुड वाई उसके प्राइस और उसके इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि इसके जगह पे जब आप इसका वैल्यू रखेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि यूटिलिटी जो है, जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी है वो डिपेंड करेगी किस पर, यानी कि यूटिलिटी इनडायरेक्टली डिपेंड करती है इनकम पर और प्राइस ऑफ गुड एक्स और गुड वाई पे। तो इस तरह से करके आप अपना डिफिनेशन भी एक लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये आपने वर्ड में लिखे, इसलिए मैं कोई एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं बताना चाहता, और ये सही भी नहीं है कि आप कोई प्रॉपर डिफिनेशन कॉपी कर लें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखने की आदत डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आप 12th क्लास का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाल लिया और यूटिलिटी फंक्शन को आपको डिफाइन कर देना है। ठीक, अब यहाँ देखिए बी में क्या कहा गया है कि ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन डिफाइन करना है। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन डिफाइन करने का मतलब होता है कि लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज नीडेड टू लेवल ऑफ द मिनिमम एक्सपेंडिचर नीडेड टू अचीव द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, वही होता है एक्सपेंडिचर फंक्शन, उसी चीज़ को दिखाता है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन को भी मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, इसे आप बुक से भी देख सकते हैं, निकोलसन की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं सिंपली एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिराइव कैसे करना है और उसे फिर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने यूटिलिटी फंक्शन को लिखेंगे। यूटिलिटी फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। लेट मी कंफर्म, हाँ ये एक्स वाई है। अब क्या हो गया कि इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसे कांस्टेंट मानना है और हम क्या करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे किसको, एक्सपेंडिचर को, यानी कि हम ई मान लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, इसे मिनिमाइज करना है और कंस्टेंट हमारा ये है, यानी सब्जेक्ट टू लिख के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब मिनिमाइजेशन का वही हमने लेग्रांजियन वाला जो प्रोसेस बताया उसी को फॉलो करना है। तो ये लेग्रांजियन फंक्शन है और इसे आप कैसे लेग्रांजियन में लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिखिएगा कि आप पहले यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसे लिखिएगा, क्योंकि इसे मिनिमाइज करना है। तो ये हो जाएगा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लेग्रांजियन मल्टीप्लायर, फिर इसे आप जीरो के बराबर लेंगे, यानी कि यू बार माइनस एक्स वाई लिखेंगे, तो ये जीरो के बराबर हो गया। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इस पर लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होना चाहिए। ठीक, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा तो यहाँ पर पी एक्स होगा। ये सारी चीज़ें मैं पिछले बता चुका हूँ, जो पिछला एक्सपेंडिचर फंक्शन का आया था। तो यहाँ पी एक्स इज माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लेग्रांजियन भी होगा। ठीक, और फिर इसे क्या करेंगे आप, लेग्रांजियन इज इक्वल टू पी एक्स बाय वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने बता चुका है पिछले एग्जाम्पल, इसी में स्पीड में जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक लेग्रांजियन मिल गया। और फिर इसी तरह जब आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लीजिएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसे भी जीरो के बराबर रखिएगा और फिर यहाँ पे उसी तरह का यहाँ पे आ जाएगा पी वाई माइनस लेग्रांजियन एक्स आ जाएगा बराबर जीरो, और फिर आप इसे लेग्रांजियन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू पी वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और फिर इसे फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी वाई एक्स, यानी कि पी एक्स बाय पी वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। यहाँ से अगर आप वाई की वैल्यू निकालें तो वाई इज इक्वल टू आप इस तरह लिख सकते हैं पी एक्स एक्स बाय पी वाई। ठीक, तो ये जो डिमांड फंक्शन निकला ये एक्चुअली कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको कहा गया है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन से आपको कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम नहीं मानेंगे, हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम डिराइव करते हैं। ठीक, तो अब एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे हो जाएगा कि इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक, इसमें रखेंगे और हम एक सॉरी ये एक्सपेंडिचर फंक्शन नहीं है, ये बस एक y का वैल्यू निकला है। जब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तब हम, सॉरी ये डिमांड फंक्शन नहीं है y का, जब हम
इसके वैल्यू को इसमें रखेंगे, इसमें, तब हमारा एक डिमांड फंक्शन निकलेगा एक्स का। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। अब जैसे वाई बार इज इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वाई की जगह पे जो वाई का वैल्यू हमने निकाला देख लेते हैं कि उसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि पी एक्स एक्स बाय पी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पी एक्स पी वाई हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू बार, ये उल्टा हो जाएगा जब इस साइड जाएगा तो पी एक्स। ये सब चीज़ें मैं पिछले एक्सपेंडिचर फंक्शन के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसे मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे, इसीलिए मैं इसे स्पीड में बनाते जा रहा हूँ। तो जब आप इसे स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक। और फिर जब ये एक्स का डिमांड फंक्शन निकल गया, ठीक, जो कि कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन कहला सकता है, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन से निकालना है। तो हम पहले एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल लेते हैं। तो इस वैल्यू को फिर से हम इसी यूटिलिटी फंक्शन में रखेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि यानी एक्स की जगह पे हमने यू टू द पावर 1/2 यहाँ लिख दिया, और पी एक्स पी, यहाँ पी एक्स होगा, यहाँ पी वाई होगा, और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 1/2 होगा। इसी को हमने लिखा है यहाँ पर, बस रूट को हमने एक्सपोनेंट के रूप में लिख दिया है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका y, ठीक। अब जब यहाँ y हो गया तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू बार बाय यू 1/2, और फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी एक्स पी वाई 1/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये u में ये माइनस हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट 1/2, और यहाँ भी बचेगा u बार 1/2, और फिर पी एक्स पी वाई पर पहले से 1/2 है, यानी कि इसे भी आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू बार पी एक्स पी वाई, ठीक। तो उल्टा बस इतना है कि यहाँ पी वाई पी एक्स है और यहाँ पी एक्स पी वाई है, इतना ही अंतर है। दोनों क्या है, एक अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन है, ठीक। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालेंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर का इक्वेशन था मिनिमाइज करने वाला, इसमें हम रखेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकल जाएगा। यानी कि हम जो यहाँ पे ई इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, पहले तो पी एक्स यहाँ पे है, और एक्स की जगह पे जो हमारा आया था ये u, फिर रूट यू बाय पी वाई पी एक्स, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे यानी प्लस देकर पी वाई रूट यू बार पी एक्स पी वाई, ठीक। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा u बार पी एक्स पी वाई, और फिर यहाँ भी हो जाएगा u बार पी एक्स पी वाई, ठीक। और फिर यहाँ आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू यू बार पी एक्स पी वाई, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक। ये एक्सपेंडिचर फंक्शन ही हो जो हमने डिराइव कर लिया। तो अब हमें इससे डिमांड फंक्शन निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब सेफर्ड लेमा, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सेफर्ड लेमा आप यहाँ लिख सकते हैं कि SHEPHARD, सेफर्ड लेमा के अकॉर्डिंग टू सेफर्ड लेमा ये क्या होता है कि इसका जो डिराइवेटिव होता है, ठीक, एक्सपेंडिचर फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स आप ले लीजिए, वो क्या होता है, वो होता है डिमांड फंक्शन के बराबर, ठीक। यानी कि x के डिमांड फंक्शन के बराबर होगा। और इसी तरह ये एक्सपेंडिचर फंक्शन का डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जो है वो क्या होगा, वो y के डिमांड फंक्शन के बराबर होगा, ठीक। तो इसका यूज करके आप यहाँ से डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं, अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन जो आपसे कहा गया था। तो आप जब देखिए कि इसका डिराइवेटिव जब करिएगा इसके रिस्पेक्ट में, पी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सिंपली यही आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई मैंने लिखा, और फिर यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव पी एक्स लिखा, तो यहाँ पर आएगा 1/2, और फिर ये रूट में आ जाएगा u, और पी एक्स का हमने डेरिवेटिव किया है तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 इस पर पहले से एक्सपोनेंट है तो 1 माइनस होगा,
तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा पी वाई बाय पी एक्स। ठीक, ये पूरा रूट में है, ध्यान रखिए ये पूरा रूट में है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन है एक्स का। इसी तरह जब आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा पी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो उसका भी कुछ इसी तरह आएगा 1/2 यू बार पी एक्स पी वाई, जो कि वाई का अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन है। ठीक, तो इतना हमने निकाल लिया। तो ये अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन हमने कैसे निकाला, हमने निकाला इस एक्सपेंडिचर फंक्शन का यूज करके, जिसमें हमने सेफर्ड लेमा का यूज किया। ठीक, तो ये सेफर्ड लेमा का प्रूफ होता है जिसमें ये इसके बराबर होता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेफर्ड लेमा ये हो कंडीशन है, और उसके बाद डिराइवेटिव करके आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर डिमांड फंक्शन लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों डिमांड फंक्शन है ये सिमिलर है। यहाँ जो डिमांड फंक्शन आया है एक्स का, और यहाँ जो वाई का डिमांड फंक्शन आया है वो इसके बराबर है। तो आप जरूरी नहीं है कि अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन आप एक्सपेंडिचर फंक्शन के बाद ही निकालें। सिंपली लैग्रैन्जियन का यूज करेंगे तो जो डिमांड फंक्शन आपका निकलेगा वो कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन ही होता है। मैं कब से अनकम्पनसेटेड बोल रहा हूँ, एक्चुअली कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है ये। ठीक, फिर से आप इसे नोट कर ले कि ये कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है। ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है, इसे आप ध्यान में रखें। जिस और कंपनसेटेड डिमांड कर हमेशा एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन का यूज करके हम निकालते हैं, इस बात को भी आप नोट करके रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे कि कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालिए तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। थैंक यू।